प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा में किया चुनावी प्रचार। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी ने 45 मिनट की दी स्पीच। जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी संगोष्ठी में हुए शामिल। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलपति अन्य लोग मौजूद। सीएम योगी हिंदी दिवस पर गोरखपुर में एक कार्यक्रम में हुए शामिल। योगी ने कहा, ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं। दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कह रहे हैं। गोरखपुर में सुनाई आदिशंकर की कहानी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान मंदिर में किए दर्शन। सीएम केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद। कल 177 दिन बाद रिहा हुए थे केजरीवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, पूरा पुलिस विभाग साजिश करने में जुट गया है। और कोलकाता रेप मर्डर, खुद डॉक्टरों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि सीएम नहीं, दीदी मिलने आई है। सरकार ने 3 बार बुलाया था, प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे थे। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषय पर उन्होंने संगोष्ठी कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है उसमें वो शामिल हुए हैं। वहीं सीएम योगी के साथ कार्यक्रम में विश्वविद्यालय कुलपति व अन्य लोग मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही हिंदी दिवस के अवसर पर उन्होंने हिंदी के अधिक प्रयोग का भी संकल्प लिए जाने की बात कही है। सीएम योगी ने हिंदी दिवस की प्रदेशवासियों को हृदय तल की गहराइयों से बधाई दी। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, संस्कार एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हमें बंधुत्व के आत्मीय भाव से हिंदी जोड़ती है। हम इसके विस्तार एवं विकास हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और आगे भी रहेंगे। जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको बरबस हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको बता दें, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति, भावनाओं और आदर्शों का प्रतीक है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है और देश की एकता का आधार भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी हमारी परंपराओं और विरासत का प्रतीक है। क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान और हमारे गौरव का उत्सव है। और हिंदी भाषा एक भाषा नहीं, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा है और हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है और हमें विश्व पटल पर एक विशेष
स्थान दिलाया है। और ये केवल हमारे लिए केवल संवाद का माध्यम या साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हिंदी ने हमारे विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। जैसे विभिन्न मोतियों को एकता की माला में पिरोने का काम भी हिंदी भाषा ने किया है। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय की अद्भुत क्षमता है। और सच में जहां पर अनजान जगह पर भी हम लोग होते हैं, गुनगुनाते हैं, चाहे कोई दूसरा भाषी भी होगा, तो हिंदी भाषा को आसानी से, वह भी हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम से आसानी से समझ लेता है। हिंदी की कीर्ति केवल देश तक ही सीमित नहीं है, भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह संवाद का एक प्रमुख सेतु बन चुकी है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में, और ऐसे देश जो ज्ञान विज्ञान की खोज में काफी विस्तार रूप ले चुके हैं, चाहे हम अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे इन देशों में भी आज हिंदी का अध्ययन किया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने हिंदी दिवस की लोगों को बधाई दी है। वहीं सपा सुप्रीमो ने आपको बता दें पत्रकारों और साहित्यकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। मंच पर उपस्थित समाज पार्टी के गुरुजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी, जिन साहित्यकारों को, हिंदी से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, आदरणीय अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और सम्मानित साहित्यकार, पत्रकार साथी और समाजवादी साथियों, मैं सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने की वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुन करके, और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही, और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी,
वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई के बाद भगवान के दर पर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज ज्ञानवापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही हैं। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। का अगली खबर कानपुर से है, जहां उज्जैन की तरह कानपुर में भी भगवान महाकाल की पालकी यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा कुछ वैसी ही थी जैसी उज्जैन में निकाली जाती है। श्री बाबा दिलेश्वर नवयुवक मंडल की वार्षिकोत्सव पर यह यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि कमला टावर स्थित सालासर मंदिर के सामने से निकाली गई यात्रा में भगवान महाकाल का श्रृंगार कर पूजन किया गया। इसके बाद डोली पर महाकाल को विराजमान कर श्रद्धालु अपने कंधे पर रख कर निकले। उज्जैन की तरह निकली इस यात्रा को लेकर हर कोई भक्ति भावना से अभिभूत दिखा।
और इस बीच सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। तो नैतिक रूप से अर्थों का उपार्जन भी हो जाएगा। नैतिक रूप से अर्थ का उपार्जन आप कर रहे हैं तो कामनाओं की सिद्धि भी उससे अवश्य होगी, और उस मार्ग पर आगे चला पथिक जीवन के चरम पुरुषार्थ को, मोक्ष की प्राप्ति करने में भी वह सफल होगा। जीवन की सफलता के रहस्य भी इसी प्रकार से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और जीवन के इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अनेक उद्धरणों के साथ, अनेक प्रसंगों के साथ, आज से हजारों वर्ष पुराने पुरातन परंपरा के साथ हम सबको जोड़ती है। लीला भगवान श्री कृष्ण की है, लेकिन इसमें शब्दावली भी भगवान वेदव्यास की है, लेकिन रहस्य यह सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म के मूल्यों से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म के उत्कर्ष से जुड़ी हुई है। और इसलिए भारतीय मनीषा ने जब धर्म की परिभाषा की तो इसको उपासना विधि नहीं माना, इसको माना धर्म क्या है, जहां अभ्युदय भी है और निःश्रेयस भी है, जहां पर सांसारिक उत्कर्ष के लिए हम कार्य करते हों, भौतिक विकास के लिए भी हम कार्य करते हों, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक उन्नयन भी, जिसके माध्यम से हम जीवन के उस सत्य को समझ सकें, उसका उद्घाटन कर सकें, इसको समझने के इन दोनों उपायों को जब एक साथ जोड़ करके हम चलते हैं तो उसी को हमने धर्म माना है। पूजा पद्धति धर्म का एक हिस्सा हो सकता है, जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, उपासना विधि का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं। इससे व्यापक अवधारणा दुनिया के अंदर कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए एक सच्चा हिंदू कभी भी उपासना विधि के, किसी एक उपासना विधि के लिए अपने आप को नहीं मानता कि मैं इसी उपासना विधि को मानूंगा, किसी के लिए बाध्यकारी नहीं, किसी भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी के लिए आवश्यक नहीं कि वह केवल एक बात को लेकर के ही लकीर का फकीर बने, कभी नहीं रहा है। और जिस धर्म में इतनी व्यापकता हो, लोगों को जोड़ने की इतनी संभावना हो, वही जीवन के इस उतार चढ़ाव को देख सकता है। और आपने देखा होगा कि अनेक उतार चढ़ाव के बाद भी सनातन धर्म आज भी अपनी इस जीवंतता को बनाए हुए हैं। तो इसके पीछे यही कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को सुनने का आनंद आज एक बार फिर से यहाँ के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कथाव्यास काशी से पधारे जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज का, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आप सभी श्रद्धालु जनों का, भक्तों का, और विशेष रूप से जो यजमानगण हैं, इनका जो प्रतिवर्ष इस कथा के आयोजन के साथ जुड़ते हैं, कथा को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, अपनी धार्मिक परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए पूरी शालीनता के साथ इस आयोजन में भागीदार बनते हैं, इन सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए इस कथा का पुण्य आप सबको प्राप्त हो और आप साप्ताहिक कथा का आनंद ले सकें, आचार्य द्वय के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सकें। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए अपने इस पावन कथा के लिए यहाँ पर कथा व्यास पर विराजमान पूज्य स्वामी जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वह इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ अपने श्रीमुख से करें। पूज्य स्वामी जी। हम सभी को परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान महंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वो बोल रहे थे। अब इस बीच उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर उन्नाव से आपको दिखा दें। मिड डे मील के लिए बच्चों का आंदोलन देखने को मिला। उन्नाव से इस वक्त की अहम खबर, प्रधान शिक्षिका का घेराव कर बच्चों ने नारेबाजी की है। मिड डे मील के लिए बच्चों का आंदोलन देखने को मिला है। उन्नाव से यह अहम खबर, गुणवत्ताहीन और नियमित भोजन न बनवाने का आरोप बच्चों ने शिक्षिका पर लगाया है। प्रधान शिक्षिका अंजना मिश्रा को बच्चों ने बंधक बनाया है। करीब 2 घंटे तक बंधक बनी रही प्रधान शिक्षिका। परिचितों को फोन कर बुलाने का करती रही प्रयास। यह अहम खबर उन्नाव से आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चों का आंदोलन आप देख सकते हैं। प्रधान अतुल श्रीवास्तव ने मामला शांत कराया है। बच्चों ने मिड डे मील के लिए शिक्षिका को बंधक बनाया है। प्रधान शिक्षिका को 2 से 3 घंटे तक बंधक बनाए रहे सब छात्र। मिड डे मील को लेकर इससे पहले भी कई बार शिकायतें भी मिली हैं। तो बीईओ बीके पांडे से नहीं हो सका है संपर्क। बीएसए ने आज छुट्टी है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। बिछिया ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है। उन्नाव से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मिड डे मील के लिए बच्चों का आंदोलन देखने को मिला है। प्रधान शिक्षिका का घेराव कर बच्चों ने नारेबाजी की है। इस दौरान प्रधान शिक्षिका को बच्चों ने बंधक भी बनाया है। गुणवत्ताहीन और नियमित भोजन न बनवाने का आरोप शिक्षिका पर लगा है। प्रधान शिक्षिका अंजना मिश्रा को बच्चों ने बनाया बंधक। करीब 2 घंटे तक बंधक बनी रही प्रधान शिक्षिका। परिचितों को फोन कर बुलाने का करती रही प्रयास। प्रधान अतुल श्रीवास्तव ने मामले को शांत कराया है। उन्नाव से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मिड डे मील को लेकर इससे पहले भी कई बार शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें साफ तौर से सामने आ रही हैं उन्नाव से, जहां मिड डे मील को लेकर बच्चों ने प्रधान शिक्षिका का घेराव कर उनको बंधक बनाया। 2 घंटे तक प्रधान शिक्षिका को बंधक बनाए रहे। नियमित भोजन न मिलने और मिड डे मील में अनियमितता को लेकर बच्चों ने आंदोलन किया। तो मिड डे मील के लिए बच्चे आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की उन्नाव से। ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। प्रधान शिक्षिका को बच्चों ने बंधक बनाया है। प्रधान शिक्षिका घेराव कर उनको बंधक बनाया। 2 घंटे तक प्रधान शिक्षिका बंधक बनी रही है। प्रधान शिक्षिका अंजना मिश्रा को बच्चों ने बंधक बनाया है। आपको बता दें, मिड डे मील के लिए बच्चों ने आंदोलन किया। तो प्रधान शिक्षिका का घेराव कर बच्चों ने बंधक बनाया है। गुणवत्ताहीन और नियमित भोजन न बनवाने का आरोप प्रधान शिक्षिका पर लगा है। करीब 2 घंटे तक प्रधान शिक्षिका को बच्चों ने बंधक बनाया। परिचितों को फोन कर बुलाने का प्रयास करती रही प्रधान शिक्षिका। आपको बता दें, प्रधान अतुल श्रीवास्तव ने मामला शांत कराया है। उन्नाव से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मिड डे मील को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। मिड डे मील को लेकर इससे पहले भी कई बार शिकायतें हुई हैं। तो बीईओ बीके पांडे से नहीं हो सका संपर्क। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, उन्नाव में मिड डे मील को लेकर बच्चों का आंदोलन देखने को मिला है। प्रधान शिक्षिका का घेराव कर बच्चों ने बंधक बनाया है। मिड डे मील का जो भोजन है वो नियमित और गुणवत्ता युक्त न होने की वजह से बच्चों ने आंदोलन किया है। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आज एक वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पता चला कि ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बिछिया के घूर खेत का एक पूरा मामला है, जहां मध्याह्न भोजन को लेकर के जो स्कूल के बच्चे हैं, जूनियर हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने प्रधान शिक्षिका का घेराव किया। हालांकि ये पूरा मामला पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था और अगर बात करें तो 1 दिन पहले ही यानी कि शुक्रवार को प्रधान के घर पर ये सारे बच्चे पहुंचे थे और वहां शिकायत की थी।
प्रधान के स्तर से जब इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी तरीके का बच्चों को न्याय नहीं मिला, उसके बाद बच्चों ने आज स्वयं जो विद्यालय की प्रधान शिक्षिका है उनका घेराव किया, नारेबाजी की और कहीं न कहीं उनको बंधक बनाने जैसा काम किया। जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे चारों तरफ से प्रधान शिक्षिका को घेरे हुए हैं, खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और प्रधान शिक्षिका अपने फोन से अपने परिजनों से बात करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे तक ये पूरा का मामला विद्यालय में चलता रहा, जहाँ बच्चे नारेबाजी करते रहे, प्रधान शिक्षिका अपनी कुर्सी पे बैठी रही और अपने परिजनों से बात करती रही फोन पर। हालांकि इस पूरे मामले पर जब बीएसए से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने सेकंड प्रेसिडेंट की बात कही और कहा छुट्टी है इसलिए हम वहाँ कार्यालय में है नहीं। पूरा मामला जानकारी में आ रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से जो सीयूजी नंबर बता होता है, उस सीयूजी नंबर को जो क्षेत्रीय डीईओ है, खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, इन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा और कहीं न कहीं फोन उनका ना केबल था, इसलिए उनसे बात भी नहीं हो पाई। इस पूरे मामले को लेकर आप सिर्फ घिसी पिटी बात की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से विद्यालय में बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला उससे लगता है कि ये बड़ी नाइंसाफी थी कहीं न कहीं जो मध्याह्न भोजन को लेकर। हालांकि ग्रामीण भी ये बात कहते हैं कि जितना भोजन दिया जाना चाहिए तो न उतना भोजन बनाया जाता था और न ही भोजन की गुणवत्ता अच्छी थी, जिसको लेकर के बच्चे पहले भी प्रधान से शिकायत कर चुके हैं और आज की अगर बात कर लें तो प्रधान से शिकायत करने के बाद में इस तरीके से घराओं का काम किया है। हाँ, निश्चित रूप से अरुण जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, प्रधान शिक्षिका अंजना मिश्रा को बच्चों ने बंधक बनाया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। उन्नाव से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधान शिक्षिका का घेराव कर बच्चों ने नारेबाजी की है। बच्चों का आंदोलन देखने को मिला, जिसका वीडियो सामने आया है। प्रधान शिक्षिका को भोजन की अनियमितता, मिड डे मील की अनियमितता को लेकर बच्चों ने घेराव किया है। भोजन नियमित न बनने और गुणवत्ता युक्त भोजन न बनने का आरोप शिक्षिका पर लगाते हुए बच्चों ने घेराव किया है। और ग्राम प्रधान अतुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज के मंच पर। एक वीडियो सामने आया है अतुल श्रीवास्तव जी, उन्नाव का प्रधान शिक्षिका अंजना मिश्रा को बच्चों ने बंधक बनाया है। बच्चों का आंदोलन ये देखने को मिला है। मिड डे मील योजना को, जो मिड डे मील योजना का भोजन है वो नियमित न बनने और गुणवत्ता युक्त भोजन न बनने को लेकर बच्चों ने प्रधान शिक्षिका का घेराव कर उनको बंधक बनाया है। क्या है पूरा मामला? सर, हमारे नाम सभा में दुनिया विद्यालय है जी। अंजना मिश्रा बहुत अजीब मैडम है। तो हम फादर की दवाई लेने गए थे, रिटर्न आए तो सारे बच्चे घिराव किए थे। तो हम जाके उनसे बात करके समझा के, एक खंड शिक्षा अधिकारी को भी मैंने पर फोन किया जी। तो खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो खंड शिक्षा अधिकारी ने ये बोला कि बुधवार को हम आएंगे, उनका ट्रांसफर कर देंगे। अतुल जी, जिस तरीके से बच्चों को लगातार सरकार के द्वारा दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन वो दावे स्कूल स्तर पर आकर वो जमीन पर वो दावे दिखाई देते हैं। बच्चों को भोजन की जो बात की जाती है, तमाम मेनू, लंबी लंबी लिस्ट मेनू की दी जाती है, लेकिन बच्चों को एक गुणवत्ता युक्त भोजन भी नहीं मिल पाता है और नियमित भी नहीं मिलता है। बच्चों को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए खुद लड़ना पड़ता है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। जी जी, सही है सर, जो तस्वीरें दे रही है गवाही वो सही है सर। अतुल श्रीवास्तव जी, आप ग्राम प्रधान हैं, आपके स्तर से क्या किया जा रहा है? सर, मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से मेरी बात हुई। बुधवार को सप्ताह की छुट्टी है, तो बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी गांव आके उस मैडम के खिलाफ कार्रवाई करके उसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ अतुल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गुणवत्ताहीन और नियमित भोजन न मिलने की वजह से उग्र हुए छात्रों ने प्रधान शिक्षिका का घेराव किया है और 2 घंटे तक उनको बंधक भी बना कर रखा। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। संत कबीरनगर से अगली अहम खबर है, जहां सीएम केजरीवाल की रिहाई से आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो आप कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आपके द्वारा मेहदावल बाईपास पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो संत कबीरनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर खुशी का इजहार किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की रिहाई पर खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। मेहदावल बाईपास पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। संत कबीरनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से कल रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कल रिहाई हुई है। आप कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खुशी देखने को मिल रही है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज संविधान की जीत हुई है, आज सत्य की जीत हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 5 महीनों से लगातार केंद्र की सीबीआई ईडी परेशान कर रही थी। उनको जेल में डाला गया था और ये जो तथाकथित शराब घोटाला के तहत उनको जेल में डाला गया है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आज संविधान ने, आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक मुंह दिखाने का काम किया है। उनको ये बताया है कि कहीं ना कहीं आप संविधान के दायरे में हैं, संविधान से आप बड़े नहीं हो सकते हैं। तानाशाही तो हिटलर की खत्म हो गई, तो आप क्या चीज है। और आज जो खुशी का दिन हम लोग मनाने जा रहे हैं, यह कल का बहुत विशेष दिन रहा है। जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान को लेकर के, अगर वो संविधान था कि आज हम लोग को आज खुशी मनाने का मौका मिला है। नहीं तो जिस तरीके से अब शासन जो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार और तानाशाह सरकार जो है, सबको जिसको चाह रहे उसको जेल में डाल दे रही है। लेकिन ये संविधान की देन है जो आज हमारे नेता 5 महीनों के बाद कल रिहा होकर के हमारे बीच में हुए हैं, जिसको लेकर के हम अपने सभी साथियों के साथ, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे और जिले के साथी हैं और भी विधानसभाओं के साथी हैं, सबको साथ लेकर के यह स्थिति का उजागर करने का जो मौका मिला है, हमें चाहेंगे माननीय न्यायालय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और सत्य। और अब हम बात करेंगे हिंदी दिवस की। हिंदी हमारा अभिमान। हिंदी दिवस के अवसर पर आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तानियों के रग रग में हिंदी बसी हुई है। हिंदी आपके घर में मौजूद उस माँ की तरह है जो दिन रात अपनी जुबान पर रहती है और आपके मुख से निकलते हर एक शब्द को अपने दिल से लगा लेती है। हिंदी वो है जो हर घर में आपका इंतजार करती है। जी हाँ, हम हिंदी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदी कितनी सहनशील है। इस पर भी बात करेंगे। हर साल आने वाले हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को कम से कम आज जरूर सुनना चाहिए। आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी साल 1959 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कई बार देखा गया है कि लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, साथ ही राजभाषा से मतलब है कि वो कामकाज की भाषा कहलाएगी। वैसे हिंदी दिवस को लेकर मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं हिंदी में बोलना चाहिए। ये एक ऐसा व्यंग्य था जिसमें हिंदी दिवस की वास्तविकता आज भी देखी जा सकती है। हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ये हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अहम दिन कह सकते हैं। हिंदी देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। ये दिन हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस करवाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिससे हिंदी का महत्व और बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। हिंदी देश
एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। संविधान में हिंदी को प्रमुख स्थान दिया गया है। हिंदी दिवस का महत्व हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में है। हिंदी देश के विभिन्न हिस्सों में बातचीत करने की प्रमुख भाषा भी है। ये दिन हमें हिंदी की विरासत को याद दिलाता है। भारत में हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक हिंदी साहित्य ने समाज को दिशा दी है। कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और अन्य लेखकों और कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। युवाओं को हिंदी के महत्व और उसके साहित्य से परिचित कराना है। हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी को हिंदी भाषा के प्रति गर्व और सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। ये दिन हमें हिंदी के महत्व को समझने और इसका सम्मान करने के लिए भी प्रेरित करता है। हमें हिंदी दिवस के जरिए हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए भी काम करना चाहिए। दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मूल भाषा को ही अपनी पहचान बना लिया है। जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश, फ्रांस की भाषा फ्रेंच, अरब देशों की भाषा अरबी, जापान की भाषा जापानीज, चीन की भाषा मैंड्रिन, रशिया की भाषा रशियन। वहीं हिंदी भाषा खुद में एक अलग पहचान बनाए हुए है। हिंदी की एक खूबी है कि इसमें दूसरी भाषाओं के साथ मिलकर रहना सीखा है और आज जो हम भाषा बोलते हैं वो असल में पूरी तरह हिंदी नहीं है। वो 3 भाषाओं का मिश्रण है जिसमें हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी का मिश्रण है। हिंदी भारत की पहचान है और ये देश की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी को हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहिए। हम सभी को हिंदी में लिखना, पढ़ना और बोलना चाहिए। साथ ही हमें युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताना चाहिए। इसलिए इस दिन स्कूलों में हिंदी भाषा के महत्व को बताते हुए पोस्टर बनाने, नाटक, निबंध लेखन जैसे कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों को हिंदी के महत्व के बारे में बताना है। हिंदी दिवस हमें हिंदी भाषा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और इसे संरक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कासगंज से अगली अहम खबर है। जनपद में भेड़िए फिर कैमरे में कैद हुए हैं। आपको बता दें, पहली बार ढोलना थाना क्षेत्र में दिखा है भेड़िया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वन विभाग अभी तक भेड़िए की पुष्टि नहीं कर पाया है। कैमरे से बसता नजर आ रहा है। वन विभाग भेड़िए की आहट से अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सूरो थाना के रेलवे रोड पर सीसीटीवी में कैद हुआ है ये भेड़िया। अब इसमें क्या कह सकते हैं। अब तो हमको थोड़ा अंदाज लगा रहे हैं। टीवी में जितना देखा गया उतना देख रहे हैं। और हमारे पड़ोस में ऐसा भी था कि बताते हैं, परसों एक बकरी थी, एक लेडीज़ थी बंजारी समाज से, उनकी एक बकरी को लेकर चला गया। लेकिन कल ऐसा महसूस हुआ टीवी में देख के कि हाँ भेड़िया ही था। अंदाज लगा सकते हैं। इसकी सूचना वन विभाग को दी है? नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं, रात देखा है। और हम कैसे कह सकते हैं भेड़िया है, हमने पहले तो कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा अंदाज लगा रहे हैं कि भेड़िया जैसी उसकी चाल थी। भेड़िया ऐसा लगा था एकदम, जब हमने नीचे गोख में से ऊपर से देखे छत पे से, तो एकदम बिजली की तरह एकदम भागता हुआ चला गया। ये हकीकत है, भेड़िया है। हमारे मोहल्ले में पड़ोस में एक माया नाम की लेडीज है, उसका पति नहीं है, उसकी 4 बकरी थी, उसमें से एक बकरी भेड़िया उसमें से ले गया। हम समझ रहे थे कुत्ता ले गया, मगर भेड़िया ही था। हमने अनुमान लगाया। अब सीसीटीवी में कैमरे में देख के ये क्लियर हो गया कि भेड़िया ही है। जनपद बहराइच में भेड़िया की दस्तक के बाद कासगंज जनपद में भी भेड़िया की दस्तक दिखाई देने लगी है। आपको बता दें, बीते दिवस पूर्व ढोलना थाना क्षेत्र में
कुछ ग्रामीणों ने एक भेड़िया को देखा था, जिसके बाद उसकी सूचना वन विभाग को दी थी। बीती रात्रि देर रात्रि भी सोरो कोतवाली क्षेत्र में ही एक भेड़िया को देखा गया है, जिसको सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब वहां पर जाकर के न्यूज़ की टीम ने जांच पड़ताल की तो लोगों ने बताया कुछ दिन पूर्व एक यहाँ से बकरी भी गायब हुई थी, जिसको लोगों ने सोचा था कि शायद कुत्ता वगैरह कुछ ले गया है। लेकिन जब बीती देर रात्रि लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में उस भेड़िए को नज़र देखा तो उनको पता लगा कि सोरो कोतवाली क्षेत्र में भी भेड़िए ने दस्तक दे दी है। फिलहाल वन विभाग की टीम सोरो कोतवाली क्षेत्र में नहीं आई है और ना ही वन विभाग की टीम इस बात पर कोई वर्जन देने को तैयार है। वन विभाग की टीम वही भेड़िए को आने की बात को नकार रही है और साथ ही कैमरे से बचती नजर आ रही है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। अब रुक करेंगे अगली खबर का गोंडा से। अगली खबर है जहां सुर्खियों में गोंडा का सप्लाई दफ्तर बना हुआ। दफ्तर के पूर्ति निरीक्षक चला रहे हैं सिंडिकेट। कोटेदार को बचाने पैसा ऐंठने का सिंडिकेट चलाया जा रहा है। सिंडिकेट में कोटेदार से मिले हुए हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। वायरल ऑडियो में इंस्पेक्टर का पूरा खेल फोन पर रिकॉर्ड हुआ है। शिकायतकर्ता को समझाकर कोटेदार समझाते नजर आ रहे हैं। मीडियाबाजी का ज्ञान भी दे रहे हैं। कोटेदार से बोला तुम भी करो मीडियाबाजी, जब दो लोग लड़ेंगे तो तुम खुद ब खुद बच जाओगे। कोटे आपको बता दें गोंडा के कटरा बाजार ब्लॉक का ये पूरा मामला है। तो कोटेदार को बचाते नजर आ रहे हैं सप्लाई इंस्पेक्टर। मीडियाबाजी होते देख सप्लाई इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम भी मीडियाबाजी करो और जब दो लोग लड़ेंगे तो तुम खुद ब खुद बच जाओगे। रुक रही अगली खबर का कासगंज से। अगली खबर जहां खेत में मिला है 9 वर्षीय बालक का शव। आपको बता दें 2 दिन पहले लापता हुआ था ये बालक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। मृतक बालक विवेक के पिता सुरेंद्र ने शव की शिनाख्त की है। पुलिस ने मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक बालक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटियाली क्षेत्र के अलीपुर दादर गांव के समीप का यह पूरा मामला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। इस बीच मृतक बालक विवेक के पिता सुरेंद्र ने शव की शिनाख्त की है। पुलिस ने मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 12 तारीख को हमारा बच्चा निकल गया था। ये बाहर जाने के बाद फिर इसको ढूंढानी करी हमने, कोई पता नहीं चला। आज सुबह ही मतलब इसकी बॉडी मिली है कोनूर भट्टे के पास। किस में मिली है? पानी है, गड्ढे में गड्ढा था पानी में, पुलिया के पास। पुलिस मौके पर पहुंची थी? पुलिस आई थी, पुलिस ने फिर पंचनामा भरा इसका, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब रुक रही अगली खबर का रायबरेली से। अगली खबर है जहां NSPS विद्यालय के प्रबंधक की नई पहल सामने आई है। प्रबंधक शशिकांत शर्मा ने स्वर्गीय विमान आपको बता दें दान किया है। संकट मोचन धाम को सौंपी है स्वर्गीय विमान की बस। अंतिम यात्रा के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी ये विमान बस। अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों को होती थी काफी दिक्कतें। पूजा अर्चना कर सौंपी गई है अंतिम विमान की चाबी। शहर के इंदिरा उद्यान के पास स्थित है संकट मोचन धाम। तो अंतिम यात्रा के लिए ये बस सौंपी गई है। अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, जिसके बाद अब ये बस अंतिम यात्रा के लिए सौंपी गई है। पूजा अर्चना कर सौंपी गई है अंतिम यात्रा का ये विमान। शहर के इंदिरा उद्यान के पास स्थित है संकट मोचन धाम। तो प्रबंधक शशिकांत शर्मा ने स्वर्गीय विमान दान किया है। अंतिम यात्रा के लिए लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, जिसको लेकर अब ये अंतिम यात्रा वाहन को दान किया गया है। हम लोग अभी शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे थे और रायबरेली की जनता ने, रायबरेली की पब्लिक ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। इसी से प्रेरणा हम लोगों को मिली। पिछले वर्ष आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने शहर के सभी वार्डों को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण किया था। फिर हम देखते हैं
कि जब कहीं पर भी कोई इस तरह की कैजुअलिटी होती है तो आदमी अपने रिश्तेदारों को फ़ोन बाद में करता है, सबसे पहले ठाकुर द्वारा मंदिर को फ़ोन करता है कि शव वाहन मिल जाए। तो ये एक शहर की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से। अगली खबर है जहां त्योहारों के मद्देनजर सड़कों पर उतरी है पुलिस। थाना प्रभारी ने टीम के साथ नगर में पैदल मार्च किया है, बाजारों में व्यापारियों से भी बातचीत की है, सीसीटीवी लगवाने को भी कहा गया है। एसएसपी के निर्देश पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं विभिन्न थाना प्रभारी। तो थाना प्रभारी ने टीम के साथ नगर में पैदल मार्च निकाला है। विभिन्न त्योहारों को देखते हुए बाजारों में व्यापारियों से भी बातचीत की है, सीसीटीवी लगवाने के लिए भी अपील की है। एसएसपी के निर्देश पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं विभिन्न थाना प्रभारी। तो बुलंदशहर से अहम खबर, त्योहारों के मद्देनजर सड़कों पर उतरी है पुलिस। थाना प्रभारी ने टीम के साथ नगर में पैदल मार्च किया है, बाजारों में व्यापारियों से भी बातचीत की है, सीसीटीवी लगवाने के लिए भी अनुरोध किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं विभिन्न थाना प्रभारी। रुक रही अगली खबर का मेरठ से। अगली खबर जहां अखिलेश यादव के बयान पर भाजपाइयों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुतला दहन कर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे भाजपाई। माफिया और मठाधीश वाले बयान से नाराज थे भाजपाई। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। तो माफिया और मठाधीश वाले बयान से नाराज थे भाजपाई। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुतला दहन कर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे थे भाजपाई। माफिया और मठाधीश वाले बयान से नाराज हैं भाजपाई। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। पुतला दहन कर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे थे भाजपाई। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है, जो उसके मुखिया है माननीय श्री अखिलेश यादव, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जितने भी हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी तो ये पूरा देश है, जो भी यहाँ निवास करते हैं वो हिंदुत्ववादी हैं। हिंदुस्तान इसका नाम है। इसके अंदर अगर कोई हिंदुत्व की पहचान क्या है, या तो भगवान है या साधु संत है। भगवान तो सब है ही, लेकिन जो साधु संत है, अगर उस पर कोई अमर्यादित बयान देगा, अगर वो उसकी तुलना माफिया से करेगा, तो इससे जघन्य अपराध तो दूसरा नहीं हो सकता। ये सब जो जितने यहाँ पर करोड़ों, पूरा देश आज व्यथित है उनकी टिप्पणी को लेकर, जो उन्होंने साधु संतों के बारे में की है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक ऐसी पार्टी है, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है भाई। इस परिवार के अगर देखें तो पहले मुलायम सिंह यादव थे, अब उनके बेटे हो गए। कांग्रेस को देख लें, पहले नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, अब जो है राहुल गांधी हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो मूल संस्कृति की पार्टी है और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बनी है। अगली अहम खबर बुलंदशहर से है, जहां घर की दीवार गिरने से दबे वृद्ध और मासूम हादसे में जीवाराम की मौत हुई। 8 वर्षीय बच्ची भी घायल हुई। सूचना पर एसडीएम डिवाई समेत तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। बच्ची की मलबे से निकालकर अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। 3 दिन से लगातार हुई बारिश हादसे का सबब बनी है। डिवाई तहसील क्षेत्र के गाँव पोखरपुर में यह हादसा हुआ है।
ये आज प्रातः की घटना है। ग्राम पोखरपुर में जीवाराम अपने मकान में सोए हुए थे तो उनकी दीवार गिर गई बारिश के कारण। दीवार में जीवाराम दब गए और उनकी एक नवासी जो कि 8 साल की थी वो दब गई। जीवाराम को हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी नवासी को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है, उसको भी चोट आई है। यह घटना देवी आपदा के अंतर्गत आती है तो शासन से जो अनुबंध सहायता है इनको उपलब्ध करवाई जाए। अच्छा सर, जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है तो किस तरह से लोगों से, अपने तहसील क्षेत्रीय लोगों से अपील की जा रही है आपके द्वारा? क्षेत्रीय लोगों को गांव-गांव में अपील की जा रही है कि जो कच्चे मकान है, भीगी हुई दीवार है, उनसे थोड़ा सुरक्षित रहें, बच के रहें, ऐसी भीगी हुई दीवार के नीचे ना सोएं जिससे कि कोई दुर्घटना से बचाव हो सके। थैंक यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनता बुलंदशहर की डिवाइस तहसील में और लगातार जिस तरह से जो बेमौसम बरसात हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, उसी को लेकर मेरे साथ यहाँ एसडीएम डिवाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जबकि एक अगर बात की जाए डिवाई में तो पोखरपुर गांव में एक जनहानि भी हुई है दीवार गिरने से, तो उसको लेकर भी बात करते हैं और जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से किस तरह की जो दीवार जो जनहानि हो रही है लोगों को किस तरह की आर्थिक मदद दी जा रही है, किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है। आज प्रातः की घटना है ग्राम पोखरपुर में। बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर गई, उसके नीचे गिरने से जीवाराम सनौ गुलाबी राम की मृत्यु हो गई है और उनकी नवासी जो कि 8 साल की है वो घायल है, उसको अलीगढ़ रेफर किया गया है। ये घटना बारिश के कारण हुई है। चूंकि देवी आपदा के अंतर्गत आती है तो शासन से अनुबंध सहायता इनके परिवारजनों को उपलब्ध करवाई जाएगी और साथ ही आज मिली है उनका भी अभी सूचना भिजवा के जिले को रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। अच्छा सर, देखा जा रहा है जिस तरह से जो कहीं ना कहीं जैसा शासन की जो मंशा है कि जो जिस तरह से जनहानि हो रही है, मकान जो गिर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सहायता राशि दी जाए, तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में एक असहजता भी फैली हुई है कि जो मकान में काफी नुकसान है, करीब लाखों की तादाद में नुकसान है, लेकिन सहायता राशि कहीं उनके लिए अनुमानित कम मिल रही है। तो उसको लेकर क्या सर ऐसा कुछ प्रावधान है जो जिससे कि कुछ सहायता राशि जो गरीब लोग हैं उनको बढ़ाया जा सके? देखिएगा, इसमें शासन से सहायता राशि निश्चित है कि कितना नुकसान होने पर कितनी राशि देनी है। उसमें बहुत कुछ हम अपने स्तर से चयन नहीं कर सकते हैं। जो शासन की अनुबंध सहायता है वो सभी परिवारों को दी जाएगी जिनके भी नुकसान हुआ। अच्छा सर, क्या अपील करना चाहते हैं हमारे के न्यूज के माध्यम से? आपके के न्यूज के माध्यम से मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि बारिश का समय है, कच्चे मकान, कच्ची दीवार वो भीगे हुए हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि कभी भी कोई दीवार अधिक गिरती है तो जनहानि और बसवानी से बचा जा सकता है। हमारे साथ एसडीएम डिवाई मौजूद थे, उनका जो कहना है जनता के लोगों से यही अपील है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं जिस तरह से लगातार जो बेमौसम बरसात हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, बुलंदशहर।